मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैना। बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिव पद्धति का टॉपिक संचालक शक्तियाँ एवं कर्तव्य अर्थात पावर्स एवं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ये इसका सेकंड भाग है। इसके अंतर्गत हम आपको कंपनी की शक्तियों एवं कर्तव्यों का अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम अपन इसके संचालक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। संचालक कंपनी में महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए उसके अनेक कर्तव्य एवं दायित्व भी स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः संचालक मंडल की शक्तियाँ कंपनी की शक्तियों के साथ सह विस्तृत हैं, अर्थात संचालक मंडल की शक्तियाँ कंपनी की शक्तियाँ लगभग एक समान ही होती हैं। प्रत्येक कंपनी का संचालक मंडल उन सभी शक्तियों का उपयोग करने का तथा उन सभी कार्यों एवं मामलों को करने का हक रखता है जिन शक्तियों का उपयोग कंपनी तथा जिन कार्यों एवं मामलों को करने का हक कंपनी को होता है। इस तरह से संचालक मंडल की शक्तियाँ को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम है संचालक मंडल की सभा में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ। दूसरा है सामान्य सभा की सम्मति से प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ। तीसरा है केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्रयुक्त शक्तियाँ। सर्वप्रथम हम इसमें संचालक मंडल की सभा में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे प्रथम है अंशों पर अदत्त राशि की याचना करना। संचालक मंडल को ये अधिकार है, अंशों पर अगर कोई अदत्त राशि यानी ना मांगी गई अयाचित राशि की याचना करने का अधिकार है। दूसरा है प्रतिभूतियों की पुनः खरीद को अधिकृत करना। तीसरी शक्ति है इसमें भारत में तथा भारत के बाहर प्रतिभूतियों का निर्गमन अर्थात आवंटन करना। चौथी है इसमें धन उधार लेना। इसमें बैंकिंग कंपनी द्वारा दूसरी बैंकिंग कंपनी से धन उधार लेना सम्मिलित नहीं है। अगली 5वें है इसकी ऋण प्रदान करना, लोन देना, ऋणों के लिए गारंटी देना तथा ऋणों के लिए प्रतिभूति या जमानत देना भी यह है। इसमें के अंतर्गत किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में धन जमा करने तथा ऋण देने के लिए संचालक मंडल को संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगली इसकी शक्ति है कंपनी के कोषों का निवेश करना। अगले है इसकी वित्तीय विवरण एवं संचालक मंडल के प्रतिवेदन को अनुमोदित करना। कंपनी के व्यवसाय का विविधीकरण अथवा परिवर्तन डाइवर्सिटी करना। अगले इसकी शक्तियों में है व्यवसाय के कंपनी के सम्मिश्रण अर्थात विलयन या पुनर्गठन को अनुमोदन करना। अगले है इसकी शक्ति किसी कंपनी का अधिग्रहण करना अथवा किसी अन्य कंपनी के नियंत्रण या उसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित को अवाप्त करना अर्थात एक्वायर करना। ये भी इनकी शक्तियों में सम्मिलित है। अगले इसकी शक्ति है राजनीतिक दान अथवा चंदा देना। अगला है इसका मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों पदाधिकारियों को नियुक्त करना तथा उनको हटाना इनकी शक्तियों में सम्मिलित है। अगले इसमें है आंतरिक अंकेक्षक तथा सचिवीय अंकेक्षक की नियुक्ति करना भी इसमें है। 2015 को ये अधिनियम में ये संशोधन करके ये शक्ति इनको प्रदान की गई है। आगे इसमें है अंतरिम लाभांश की घोषणा करना, ये भी इनकी शक्तियों में ही सम्मिलित है।
अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति करना। दूसरा है वित्तीय संस्थाओं, सरकार आदि द्वारा नामांकित संचालकों की नियुक्ति करना। आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पदों को भरना। अगले इसकी शक्ति में है, पावर्स में है राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अनुमोदित किसी कोष में चंदा देना। और आगे है इसका कंपनी के ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव के समय शोधन क्षमता की घोषणा करना। ये इसकी संचालक मंडल सभा में प्रयुक्त होने वाली शक्तियाँ हैं। इसमें से कुछ दो और शक्तियों का वर्णन है। किसी अन्य कंपनी में प्रबंध संचालक या प्रबंधक पद पर विद्यमान किसी व्यक्ति की कंपनी का प्रबंध संचालक या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए भी इनको शक्तियाँ प्राप्त है। अंतर्निगमीय इंटर कॉरपोरेट ऋण देने तथा निवेश करने के लिए भी इनको ये शक्तियाँ दी गई। दूसरी तरह की शक्तियाँ हैं इसको साधारण सभा की सहमति से प्रयुक्त शक्तियाँ, अर्थात साधारण जो सभा है कंपनी की उसकी अनुमति से या सहमति से इनको कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है इस शक्तियों में कंपनी के संपूर्ण या लगभग संपूर्ण उपक्रम को बेचना। इसके अंतर्गत पट्टे पर देना अथवा उसका अन्य किसी प्रकार से निस्तारण करना। यदि कंपनी के एक से अधिक उपक्रम हैं तो उनमें से किसी भी उपक्रम को पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः बेचना, पट्टे पर देना अथवा उसका अन्य किसी प्रकार से निस्तारण करना। ये एक प्रमुख शक्ति इनको साधारण समाज की सहमति से प्राप्त है। यहाँ उपक्रम से तात्पर्य क्या है? ऐसे उपक्रम से है जिसमें उस कंपनी के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में उल्लिखित शुद्ध संपदा का 20% से अधिक भाग निवेशित है, अथवा उस उपक्रम से है जो कंपनी की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की कुल आय का 20% भाग सृजित करती है। उपर्युक्त वर्णित प्रावधान में किसी वित्तीय वर्ष में लगभग पूर्ण उपक्रम से तात्पर्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में उल्लेखित उपक्रम के मूल्य के 20% या अधिक भाग से है। दूसरे इसकी शक्ति है इसके अंतर्गत प्रदत्त अंश पूंजी तथा स्वतंत्र संचयों के बराबर तक धनराशि उधार लेना। इसमें अस्थायी रूप से कंपनी के बैंकों से ली गई उधार की राशि को नहीं गिना जाता है। यह प्रावधान बैंकिंग कंपनियों द्वारा सामान्य प्रक्रियाओं में प्राप्त जमाओं आदि पर लागू नहीं होती है। उधार लेने के लिए पारित किए जाने वाले विशेष संकल्प में संचालक मंडल द्वारा उधार ली जाने वाली राशि की सीमा का उल्लेख किया जाएगा। अगला इसके शक्तियों में है किसी संचालक द्वारा देय ऋण को माफ़ करना अथवा उसके पुनर्भुगतान के लिए समय देना या बढ़ाना। ये भी साधारण सभा की सहमति से प्रयुक्त शक्तियों में सम्मिलित है। अगला इसका है इस शक्तियों में पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभों का कुल मिलाकर 5% से अधिक राशि प्रमाणिक धर्मार्थ एवं अन्य कोषों को चंदा या दान देना। ये इसकी साधारण सभा की सहमति से प्रयुक्त प्रमुख शक्तियाँ हैं। अगली शक्तियाँ हैं इसकी केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्राप्त शक्तियाँ। कभी कभी किसी कंपनी के पास अनुसूची 5 के अनुसार अपने संचालकों, प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक को पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु सभी शुल्क के अतिरिक्त लाभ नहीं है अथवा लाभ पर्याप्त नहीं होते हैं। ऐसी दशा में कंपनी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से कितनी ही धनराशि के पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है।
ये केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्राप्त शक्ति के अंतर्गत आता है। इस तरह से संचालक मंडल को प्रमुख रूप से 3 प्रकार से शक्तियाँ प्राप्त हैं। संचालक मंडल की सभा में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ, दूसरी है साधारण सभा की सहमति से प्रयुक्त शक्तियाँ, तीसरी है केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्राप्त शक्तियाँ। ये इनके शक्तियों का उल्लेख है। आगे इसमें इसी टॉपिक में बताया गया है संचालकों के कर्तव्य। संचालकों के जब किसी भी व्यक्ति को या संचालक को जब अधिकार दिए जाते हैं या पावर्स दिए जाते हैं तो निश्चित उसके साथ उसके कर्तव्य भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब इन कर्तव्यों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहला है, इसको 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, लेकिन हमने इसको एक ही रूप में प्रस्तुत करके अध्ययन किया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साधारण कर्तव्य और कंपनी अधीन विशेष कर्तव्य, अर्थात बात एक ही है। तो सर्वप्रथम इनका कर्तव्य है संचालकों का अंतर नियमों के अनुरूप कार्य करना। प्रत्येक कंपनी के संचालकों को कंपनी के अंतर नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए, किंतु ऐसे अंतर नियम कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। दूसरा, संचालक कार्य सद्भाव से कार्य करना। संचालकों को अपनी कंपनी के सदस्यों के लाभ के लिए कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने हेतु सद्भाव से कार्य करना चाहिए। ऐसा करते समय उन्हें कंपनी, उसके कर्मचारियों, उसके अंशधारियों, स्थानीय समुदाय के सर्वोत्तम हितों तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। अगला इसका है यथोचित सावधानी एवं परिश्रम से अपने कार्यों को करना। इसका चौथा है कंपनी के साथ हित संघर्ष वाले कार्य नहीं करना। यह भी कर्तव्य में आता है, अर्थात संचालकों को ऐसी स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई हित होता है जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल है अथवा प्रतिकूल हो सकता है। अगला इसका कर्तव्यों में है अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करना। कंपनी के संचालकों को स्वयं के लिए अथवा अपने नातेदारों, रिश्तेदारों, साझेदारों या सहचरों के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए अथवा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई संचालक अनुचित लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया जाएगा तो वह उस लाभ की धनराशि के बराबर कंपनी को देने के लिए उत्तरदायी होगा। अगला इसकी कर्तव्य में पद का अंतरण नहीं करना। किसी भी संचालक को अपने पद का अर्थात पद के अधिकारों का अंतरण या प्रत्यायोजन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि कोई अंतरण या प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह व्यर्थ होगा। अगला इसमें है कार्यों में जो विशेष कंपनी अधिनियम के अधीन विशेष कर्तव्यों में गिने जाते हैं उनमें है क्रय विवरण में पूर्ण एवं सही प्रकटीकरण करना। संचालकों को कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार सभी विषयों का पूर्ण एवं सही प्रकटीकरण करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उन्हें क्रय विवरण में उन अन्य विषयों के साथ साथ उन प्रतिवेदनों को भी सम्मिलित करना चाहिए जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला इसका विशेष कर्तव्यों में है क्रय विवरण में घोषणा करना। क्रय विवरण में एक घोषणा करने का भी संचालकों का कर्तव्य होता है। ये घोषणा द्वारा ये घोषित किया जाएगा कि क्रय विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना कर ली गई है। अगला इसमें है कर्तव्यों में क्रय विवरण पर हस्ताक्षर करना। जो संचालक कंपनी के क्रय विवरण को जारी करने की अनुमति देते हैं उनका कर्तव्य है कि वे उस क्रय विवरण पर हस्ताक्षर करें। निर्गमन से पूर्व क्रय विवरण रजिस्ट्रार को सुपुर्द करना, ये भी इनके कर्तव्यों में है। आवेदन शुल्क अनुसूचित बैंक में जमा रखना।
अर्थात संचालकों को आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई धनराशि को अनुसूचित बैंक में जमा कराना चाहिए तथा जमा रखना चाहिए। यदि उन्हें इस धनराशि का अधिनियम में निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। आवंटन विवरणी फाइल करना, निर्धारित समय में निर्धारित रीति से रजिस्ट्रार के यहाँ आवंटन विवरणी फाइल करने का भी कर्तव्य। अंश प्रमाण पत्र सुपुर्द करना, संचालकों का यह भी कर्तव्य है कि वे अंशों के आवंटन के 2 माह के भीतर अंश प्रमाण पत्रों की सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी है। वार्षिक विवरण पर हस्ताक्षर करना एवं समय लिखना। अगला है इसमें अंशों के मूल्य के भुगतान तथा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के संबंध में घोषणा करना। अगला इसमें वार्षिक साधारण सभा बुलाना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिवर्ष उचित समय पर अथवा बढ़ाई गई अवधि में कंपनी की वार्षिक साधारण सभा को बुलाएं। इसका महत्वपूर्ण कार्य है लाभांश की अनुशंसा एवं भुगतान करना। कंपनी में पर्याप्त लाभ होने की दशा में संचालकों का कर्तव्य है कि वे साधारण सभा को लाभांश की घोषणा की अनुशंसा करें। यदि साधारण सभा अनुशंसा को स्वीकार कर लेती है तो संचालक उस लाभांश का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला इसमें है संचालकों का प्रतिवेदन तैयार करना एवं संलग्न करना। ये भी इनका है। ऐसा प्रतिवेदन धारा 1 से 34 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करना चाहिए। आगे इसमें कर्तव्यों में है रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण फाइल करना, अर्थात ये प्रतिवर्ष कंपनी के वित्तीय विवरण को अन्य आवश्यक प्रलेखों के साथ रजिस्ट्रार को फाइल करना इन संचालकों का कर्तव्य में आता है। आगे है संचालक मंडल की सभा बुलाना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिवर्ष कम से कम 4 तथा प्रत्येक 3 महीनों की अवधि में कम से कम 1 बार संचालक मंडल की सभा जरूर बुलाएं। ऐसा धारा 173 के अनुसार इनको प्रतिबंधित किया गया है। अन्य कंपनियों में हित को प्रकट करना। यदि कोई संचालक अथवा कोई निकाय में अपना हित या अंशधारता निर्धारित कर रखी है तो उसको भी प्रकट करना उनका कर्तव्यों में आता है। अनुबंध में हित प्रकट करना। कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अनुबंध में यदि किसी संचालक का हित है तो उसे अपने हित को प्रकट करना चाहिए। ये भी इनके कर्तव्यों में सम्मिलित है। अगला इसमें कंपनी की प्रतिभूतियों के वायदे के सौदे नहीं करना। किसी भी संचालक का कंपनी की अथवा इसकी सूत्रधारी या सहायक कंपनी की प्रतिभूतियों के वायदे के अर्थात भावी सौदे क्रय विक्रय को नहीं करना चाहिए। अगला इसमें है कंपनी की जांच में सहायता करना। संचालकों का कर्तव्य है कि वे कंपनी की जांच में सहयोग करें। उन्हें आवश्यक प्रलेख एवं साक्ष्य प्रलेख निरीक्षक जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने में सहयोग करें। उन्हें दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने में केंद्र सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। ये संचालकों के कर्तव्य में सम्मिलित है। अगला इसका और अंतिम कर्तव्य है शोधन क्षमता की घोषणा करना। कंपनी के ऐच्छिक समापन की दशा में संचालकों का कर्तव्य है कि वे कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा करें। इस तरह से आज हमने आपको संचालकों की पावर्स एवं ड्यूटी का अध्ययन किया है, जिसमें हमने इनकी शक्तियाँ और इसके कर्तव्यों को पढ़ाया। ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाया गया है।
धन्यवाद।